क्लास 11 सेमेस्टर 1 बिजनेस स्टडीज का, क्लास 11 सेमेस्टर 1 बिजनेस स्टडीज का आज हम लोग का यूनिट 3 थर्ड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइज, ठीक है। ज्यादा लंबा नहीं है, चैप्टर नंबर 2 की तरह एकदम बड़ा सा क्लास नहीं होगा, इसमें बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है। ऐसा है कि 2 क्लास में आराम से इजिली आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। प्राइवेट सेक्टर का मतलब वो जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट पर्सन ओन करके रखा है, और पब्लिक सेक्टर मतलब जिसमें गवर्नमेंट होल्डिंग्स है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो हम लोग आज सीखेंगे आज के क्लास में कि कितना फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है। सबसे पहले हम फिर से बता रहे हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज का मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, जहां पे मिनिमम पेड अप कैपिटल इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इज 51% और अबव, जहां पे मिनिमम जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है 51% या उससे ज्यादा। अब देयर आर 3 टाइप, देखो 3 टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं। वो 3 टाइप क्या है? पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है पब्लिक और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज। ये क्या है सर? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब पहले समझते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मतलब होता है वैसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट का एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है उसके लिए। रेलवेज, रेलवे का एक अलग डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ अलग से डिपार्टमेंट है। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ब्रॉडकास्ट में वो आ जाते हैं पूरा। तो ये सब जो है आईसीएफ, जो ट्रेन का इंजन हो गया, डिब्बा हो गया, ये सब बनाता है। तो ये सब एक अलग डिपार्टमेंट है। ऑर्डिनेंस कहां गया? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जहां पे बंदूक, गन, ये सब बनता है। तो ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है। These are undertaking functions under full control of either सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रोल में हो या स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, जो अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है। अब इसका फीचर क्या है? ये गवर्नमेंट का ही एक एक्सटेंशन है। रेलवेज गवर्नमेंट के अंदर में ही आते हैं। गवर्नमेंट का एक बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें से रेलवेज भी एक है। ये लोग को पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग करेगा। गवर्नमेंट पैसा देगा तो हिसाब किताब करेगा, कितना क्या खर्च हुआ नहीं हुआ, गवर्नमेंट अकाउंटिंग करेगा। सर्विस कंडीशन मतलब जो भी, जैसे रेलवेज में जाना है तो रेलवेज के एग्जाम देना पड़ेगा आपको। आरबीआई एक अलग डिपार्टमेंट है, आरबीआई में आपको काम करना है, उसका अलग से एग्जाम होता है, ठीक है ना। अलग अलग सर्विस कंडीशन रहता है रेलवेज का। जैसे मेरे कजिन है, उसके मामा रेलवेज में अभी जैसे रिटायर किए या करने वाले हैं शायद थोड़े दिन में। तो उन लोग का अपना पूरा वर्किंग आवर है, अपना पूरा शिफ्ट है ना। डिसीजन जो है वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट लेगा, ठीक है। और सॉवरेन इम्यूनिटी मतलब वो डिपार्टमेंट का अपना भी पावर रहता है। रेलवेज हर काम गवर्नमेंट से पूछ के नहीं करेगा। अपॉइंट जो है वो सब गवर्नमेंट ही किया है, लेकिन अपना भी ऑटोनॉमी है। अब हमको स्कूल वाला अपॉइंट किया, मान लो आपको प्रिंसिपल या डायरेक्टर वो अपॉइंट किया कोई भी स्कूल में, तो हम डेली क्या पढ़ाएंगे? प्रिंसिपल से पूछ के पढ़ाएंगे। मेरा अपना तो ऑटोनॉमी है ना। हाँ, वो लोग हमको बताएगा, हाँ टेस्ट इस वक्त होगा, सिलेबस ये है, ठीक है, आपको इतना दिन तक सिलेबस कंप्लीट कर देना है, इस दिन पीटीएम होगा, इस दिन रिपोर्ट डे है, क्लास में कब क्या पढ़ाना है, क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा, वो सब मेरा है, ठीक है। तो दिस इज सॉवरेन इम्यूनिटी। अब इसका एडवांटेज क्या है सर? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का इजिली फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ता है, स्पेशल लॉ का जरूरत नहीं पड़ता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं, गवर्नमेंट तो खुद सेटअप कर रहा है। कंट्रोल रहता है पार्लियामेंट का इसके ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है ना भाई। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाया है? पब्लिक से लाया है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है। कल को रेलवे में कुछ गड़बड़ होता है, हम लोग बोलते हैं ना जवाब दो, इस्तीफा दो,
क्यों भाई, हम लोग का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक रेवेन्यू, जो भी पैसा आता है वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट के फंड में जाता है, और फिर उसको सरकार लगाता है पब्लिक के काम में, पब्लिक के भलाई में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को बेस्ट वे में यूज करता है, फंड्स को ऑप्टिमम वे में, ऑप्टिमम वे में का मतलब होता है बेस्ट वे में यूज करना। सीक्रेसी भी रहता है, सब डिपार्टमेंट का अपना अपना सीक्रेट्स रहता है जो बाहर नहीं आए। सोशल चेंज में हेल्प करता है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है ये सब डिपार्टमेंट। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। क्या डिसएडवांटेजेस है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो ऊपर का बॉस बोल दिया, नेता बोल दिया है वही करना है। मोटिवेशन नहीं, हम रेलवे में जॉब किए तो हम, मेरा अंदर कोई मोटिवेशन रहेगा, बोलेंगे चल अब तो सरकारी नौकरी लगी, अब तो काम करने का दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कोई रेपरकशंस नहीं है। सरकारी स्कूल का टीचर पढ़ा लिखा नहीं रहता, बहुत पढ़ा लिखा रहता है। प्राइवेट स्कूल से ज्यादा क्वालिफाइड सरकारी स्कूल का टीचर है, पढ़ा नहीं रहा। क्यों? रेपरकशंस नहीं है। बच्चा फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्या है? मेरा तो सरकारी जॉब है। प्राइवेट स्कूल में पता है अगर ज्यादा बच्चा फेल करेगा तो कमेटी बैठ जाएगा, इंक्वायरी बैठ जाएगा। समझ में आया? तो मोटिवेशन नहीं है उसके पास कुछ। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड टेपिज्म मतलब बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज रहते हैं, कुछ भी काम करना है तुमको बहुत फॉर्मेलिटीज के थ्रू पास करना पड़ेगा। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट रहता है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग मैनेज करते हैं, करप्शन बहुत ज्यादा रहता है, मैनेजमेंट इनएफिशिएंट, फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहना पड़ता है सरकार के ऊपर, और कंज्यूमर का नीड्स की तरफ इनसेंसिटिव। प्राइवेट स्कूल देखो या प्राइवेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो और गवर्नमेंट में देखो, डिफरेंस समझ में आएगा। प्राइवेट कंपनी को पता है भाई अगर पब्लिक हमसे खुश नहीं है तो नेक्स्ट बार नहीं आएगा। सरकार को पता है पब्लिक खुश रह नहीं रहा है, नेक्स्ट बार भी हम ही लोग के पास ही आएगा। तुमको रेलवेज में जाना है तो रेलवेज का तो भाई मोनोपोली है, रेलवे गंदा भी रहेगा फिर भी तुमको इंडियन रेलवेज एक ही तो कंपनी है। बस में पता है भाई ये गंदा है तो हम ये कंपनी का बस में नहीं ट्रैवल करेंगे, ये एयरलाइन में ट्रैवल नहीं करेंगे। क्लियर? सूटेबिलिटी को हटा दो। तो ये था पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब आते पब्लिक स्टैट्यूटरी, पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पब्लिक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एक्ट पास किया गया, और वो एक्ट पास होने के बाद वो लॉ के थ्रू वो बना है। Statutory corporations are that form of public undertaking which comes into existence by a special act of parliament or state legislature. क्लियर हो रहा है? समझ में आया कि नहीं? ये लोग को फुल्ली फाइनेंस करता है गवर्नमेंट, पूरा पैसा गवर्नमेंट देता है। एग्जाम्पल क्या है सर? इंडियन एयरलाइन, अब तो प्राइवेट हो गया, पहले गवर्नमेंट था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है, पार्लियामेंट में एक्ट पास होने के बाद ये बैंक बना था। LIC, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दीज आर ऑल पब्लिक कॉर्पोरेशन। मतलब इसको फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया, एक्ट पास किया गया, लॉ के तहत पास हुआ है, बना है, ऐसे ही नहीं बना। अब इसका फीचर क्या है? इसको बनाने के लिए पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून बनाया गया, कानून के तहत बनाया गया। इसका एक अपना आइडेंटिटी है। SBI का अपना पहचान है ना भाई, LIC का अपना पहचान है। LIC तो ना का स्लोगन क्या है? जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तुम मर जाओगे तुम्हारा बीवी को पैसा मिलेगा, बच्चा लोग को भी मिल सकते हैं, पूरा फैमिली मर गया। तो जो नॉमिनी रहेगा नियरेस्ट उसको मिलेगा, तो जो तुम्हारा रहेगा आसपास वाला सबसे क्लोजेस्ट उसको मिलेगा। अच्छा, ओनरशिप, इसका ओनरशिप फुली ओन्ड बाय दी गवर्नमेंट। इसका ओनरशिप पूरा का पूरा सरकार के पास रहता है। कौन सा सरकार? चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रहे या फिर स्टेट गवर्नमेंट। मैनेजमेंट कौन करेगा? मैनेज किया जाता है बाय डायरेक्टर्स, लेकिन ये डायरेक्टर्स को अपॉइंट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, डे टू डे वर्किंग में गवर्नमेंट का कोई इंटरफियरेंस नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को अपॉइंटमेंट का काम पूरा सरकार ही करेगा। अब जाहिर सा बात है जो सरकार का क्लोज रहेगा उसी को अपॉइंट करेगा। जैसे कि अगर अभी TMC का सरकार है तो TMC जितना क्लब का नेता बड़ा रहेगा सब TMC वाला लोग रहेगा। अभी BJP का है तो सब बड़ा लोग जो है BJP का रहेगा, जाहिर सा बात है।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, ये लोग को अपना पैसा के लिए सरकार के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंस नहीं रहना पड़ता है। सरकार हेल्प करेगा, लेकिन ये लोग प्राइवेट फंडिंग भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग नहीं है, ये लोग अपना अकाउंटिंग हिसाब किताब खुद करते हैं, ये लोग अपना सर्विस का कंडीशन खुद सेट करते हैं, लेकिन हाँ पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। देखे ना, एसबीआई से पैसा लेके भाग गया था, पीएनबी से पैसे लेके भाग गया, वो कौन बोलो तो? अरे आरसीबी का ओनर कौन था यार? विजय माल्या। तो पब्लिक झमेला किया ना भाई, हम लोग अब बैंक का पैसा लेके कैसे भाग गया हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो भले उसका अपना सर्विस रूल है, लेकिन पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, कोई लेके भागे और तुमको जवाब देना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली, हाँ ऑब्वियसली। एडवांटेज क्या है इसका? ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, डे टू डे वर्किंग के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, डिसीजन क्विकली ले सकता है, मैनेजमेंट भी ट्रेन रहता है, अपने से कंडक्ट करता है, मैनेजमेंट एफिशिएंट रहता है, स्टाफ एफिशिएंट रहता है, सर्विस मोटिव, स्टेबिलिटी रहता है ऑर्गेनाइजेशन में, और स्पेशल प्रिविलेजेस रहता है क्योंकि इसको एक्ट के थ्रू बनाया गया है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, सेटअप करना बहुत डिफिकल्ट है, एक्ट पास करना पार्लियामेंट में, स्ट्रक्चर बहुत रिजिड रहता है, इसलिए चेंज नहीं हो सकता है स्ट्रक्चर। ऑटोनॉमी जो बोला गया, डे टू डे ऑटोनॉमी, अपने मर्जी से काम करता है, ये सिर्फ पेपर में, जो ऊपर का बॉस बोलेगा तुमको वही सुननी होगी। ऊपर का बॉस बोलेगा ये मेरा दोस्त है, इसको 10,000 करोड़ रुपए उधार दे दो, उसको देनी होगा, नहीं देगा तो डायरेक्टर चेंज। बहुत सारा टाइम इनकम्पिटेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देता है, एकदम करेक्ट। संबित पात्रा जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी का, उसको अपॉइंट कर दिया गया एनटीपीसी में। भाई वो डॉक्टर है, उसको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में अपॉइंट करो, वो वहां ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, एनटीपीसी में वो क्या करेगा? लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट से क्लोज था, गवर्नमेंट उसको ये कर दिया। हर सरकार है, सिर्फ बीजेपी का बात नहीं है, कांग्रेस भी रहेगा तो देखना भी, जो कांग्रेस है वो अपना सेटअप करेगा। जब सीपीआईएम था यहाँ पे, तो सीपीआईएम अपने हिसाब से सेट करता था। तो और ये जो अपॉइंटमेंट है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल लीनिएज होता है, कंपिटेंसी के बेसिस पे नहीं होता। इनएफिशिएंसीज बहुत ज्यादा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस देखने को मिलता है, और एक्शन बहुत डिले होता है, कोई भी काम करना है बहुत टाइम लगता है इसमें। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंपनी, थर्ड टाइप। सर गवर्नमेंट कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या दोनों का मिलाकर हो। क्लियर हुआ? इसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। ये फॉर्म कैसे हुआ? इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू। नॉर्मल जैसे बाकी सब कंपनी थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, गवर्नमेंट कंपनी भी रजिस्ट्रेशन के थ्रू कंपनीज एक्ट के तहत फॉर्म होता है। अब एग्जाम्पल बताइए कुछ गवर्नमेंट कंपनी का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीएसएनएल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब जो है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, हिंदुस्तान केबल्स, दीज आर ऑल गवर्नमेंट कंपनीज, जिसमें 51% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के हाथ में है। अब गवर्नमेंट कंपनी का क्या फीचर है? इनकॉर्पोरेटेड, फॉर्म किया गया है अंडर द एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के थ्रू फॉर्म किया गया। ओनरशिप 51% गवर्नमेंट के पास रहेगा, बाकी रिमेनिंग गवर्नमेंट के पास भी हो सकता है, प्राइवेट लोगों के पास भी हो सकता है। मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स मिलकर अपॉइंट करता है। इसका भी सेपरेट आइडेंटिटी रहता है, अपना पहचान रहता है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट से भी हेल्प मिलता है और प्राइवेटली भी पैसा उठा सकता है। अपना खुद का स्टाफ रहता है, लेकिन ये लोग भी अकाउंटेबल है, पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक का पैसा तो है ना इसमें लगा हुआ। एडवांटेजेस क्या? व्हाट आर द मेरिट्स? फॉर्म इजी हो जाएगा, इंटरनल ऑटोनॉमी है, डे टू डे एक्टिविटीज आप अपनी मर्जी से करोगे, उसके लिए आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। क्या मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी का? अपने हिसाब से रूल्स को सेट किया जा सकता है। मैनेजमेंट और स्टाफ आर वेरी एफिशिएंट। कोलैबोरेशन, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों मिलकर कोलैबोरेट करके काम करता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तो है ही, डिसिप्लिन मेंटेन करने रखना पड़ता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट में काम किया जाता है।
डिसएडवांटेजेस, बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसमें घपला होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ऑटोनॉमी वही पेपर के ऊपर है सिर्फ, जबकि जो आप सरकार बोलेगा, क्योंकि मेजोरिटी स्टेक तो सरकार के पास है, आपको वही करना पड़ेगा। प्रोफेशनलिज्म इतना देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे, फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होता है ये सब टाइप का कंपनीज में। तो देखो तीनों में अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो तीनों ही पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में पार्लियामेंट में एक एक्ट बना था या स्टेट लेजिस्लेचर में एक एक्ट पास हुआ था और उस एक्ट के तहत इस कंपनी को फॉर्म किया गया, वो हो गया पब्लिक कॉर्पोरेशन। और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है नॉर्मल कंपनी जो रजिस्ट्रेशन के थ्रू फॉर्म हुआ है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें 51%, 51% और मोर जो शेयर कैपिटल है, शेयर है, वो सरकार के कंट्रोल में है। अब चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी रहे, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट रहे या सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, एक में अलग से डिपार्टमेंट, एक में लॉ बनाया गया और तीसरा को सिंपल रजिस्ट्रेशन के थ्रू फॉर्म हुआ है बाय कंपनीज एक्ट। बस इसका 51% या उससे ज्यादा शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल या स्टेट, किसी के पास। कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? चलिए अब हम लोग आते हैं एमएनसीज। एमएनसीज ग्लोबल इंटरप्राइज। ग्लोबल मतलब क्या होता है? ग्लोबल आया है फ्रॉम दी वर्ड ग्लोब से। ग्लोब मतलब अर्थ, है ना भाई, अर्थ। और मल्टीनेशनल, मल्टी मतलब मोर देन वन, नेशनल मतलब नेशन, कंट्री, मोर देन वन नेशन कंट्री कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब होता है, मल्टी मतलब मोर देन वन, नेशनल मतलब नेशन या कंट्री, और कंपनीज मतलब मोर देन वन कंट्री वाला कंपनी। तो मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल इंटरप्राइज नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए, मतलब वो कंपनी जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट कर रहा है, इंटरनेशनली ऑपरेट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसीज, ग्लोबल इंटरप्राइज। जैसे कि गूगल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, Amazon, Reliance, Tatas, Airtel, Vodafone, these are all multinational companies। एक से ज्यादा कंट्री में, और खूब पैसा रहता है लोगों के पास। देख रहे हो पैसा के ऊपर बैठा हुआ है, इतना रुपया है, बहुत रहता है भाई। एक एक प्राइवेट कंपनी ऐसा है, आई थिंक एनवीडिया या फिर टेस्ला, हाँ टेस्ला का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा हो गया था, एवरेज कंट्रीज को अगर ले लिया जाए, 70-80 कंट्रीज को मिला भी दो तो उतना पैसा उन लोग के पास नहीं है जितना टेस्ला का अकेला मार्केट वैल्यूएशन है। टेस्ला एक कंपनी, जानते होगे तुम लोग, इलॉन मस्क, उसका इतना मार्केट वैल्यूएशन है कि 60-70 कंट्रीज, मतलब छोटा मोटा कंट्रीज है, अफ्रीका और एशिया का जो छोटा छोटा कंट्रीज है, वो लोग का जीडीपी को मिला भी दो तो भी टेस्ला के बराबर नहीं पहुंच पा रहा। एक कंपनी के पास इतना पैसा है, सोचो। इसीलिए बोला ना, पैसा में एकदम बैठा हुआ है। देखो कोका कोला, पेप्सी, कैडबेरी, ये सब, ब्रुक बॉन्ड, जिलेट, सोनी, सुजुकी, ये सब। अब इसका क्या फीचर है? जायंट साइज, बहुत बड़ा कंपनी रहता है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर रहता है उन लोग के पास, हजारों लाखों करोड़, इंटरनेशनली काम करता है, मैनेजमेंट एकदम प्रोफेशनल, टॉप मैनेजमेंट रहता है, एक्सपर्ट्स, टॉप ब्रेन्स। देखो अलग अलग कंट्री में काम कर रहे हैं लेकिन सेंट्रलाइज कंट्रोल रहते हैं। एक हेड ऑफिस रहेगा, वहां से सब कंट्रोल होगा। फिर अलग अलग डिविजनल हेड रहेगा, इंडिया का हेड ये है, यूएस का हेड ये है, चाइना का हेड ये है, अलग अलग रहेगा। बेस्ट टेक्नोलॉजी इन लोग के पास रहता है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। ओलिगोपोलिस्टिक पावर, ओलिगोपोलिस्टिक पावर का मतलब रहता है इतना बड़ा कंपनी है, इतना सारा कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन पावर कुछ ही लोगों के हाथ में। जैसे टेस्ला, जो इलॉन मस्क बोलेगा वही होगा, अमेजॉन जो जेफ बेजोस बोलेगा वही होगा। तो ओलिगोपोलिस्टिक पावर, पावर इज इन द फ्यू हैंड्स। इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट करके रखा है,
प्रोडक्ट में लोग का इनोवेशन देखने को मिलता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टॉप क्लास रहता है, और बहुत सारे टाइम फॉरेन कोलैबोरेशन करता है। जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी जो कंट्री में जा रहा है उस कंट्री का लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर लेता है, ताकि उस कंट्री में देखा ना, हमको कोई मोहल्ला में बिल्डिंग बनाना है तो मोहल्ला का जो लोकल गुंडा है उसके साथ हम पार्टनरशिप कर लिए, भाई कुछ होगा लोकल तुम संभाल लोगे, है ना, होता है ना। इंटरनेशनली भी ऐसा होता है। जब मारुति यहाँ इंडिया कंपनी है, सुजुकी बाहर वाला है, तो जब सुजुकी इंडिया आया, मारुति सुजुकी मिलके काम किया। बजाज इंडियन कंपनी है, अलायंस बाहर का कंपनी है, जब वो अलायंस इंडिया आया, बजाज अलायंस मिलके काम किया। हीरो इंडियन कंपनी है, होंडा बाहर का कंपनी है, जब इंडिया आया तो हीरो होंडा मिलके काम किया। ये सब टैक्टिक्स है जो लोकल लेवल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक आपको देखने को मिलता है। अब हम मान लो हमें तोपसिया का, हमको न्यू मार्केट में एक बिल्डिंग बनानी मिला, हम न्यू मार्केट के गुंडा को लेंगे, न्यू मार्केट का काउंसिलर का पास जाएंगे, वो लोग को बोलेंगे आप लोग का इतना इतना रेट फिक्स, आ जाइए आप लोग मेरे साथ पार्टनर बन जाइए, मिलके बिल्डिंग बनानी। क्या बोलते हैं, लोकल कोलैबोरेशन, ताकि काम और अच्छे से हो, क्योंकि वो लोकल है, उसको पता है। टाटा डोकोमो, तो फॉरेन कोलैबोरेशन देखने को मिलता है आप लोगों को। इसका मेरिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत जनरेट होता है, बड़ा बड़ा कंपनी जब आता है, एडवांस टेक्नोलॉजी कंट्री में आता है। आज हम लोग इतना बिंदास यूज कर रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल। गूगल बोल दे इंडिया का मैप बंद कर दो, जीपीएस सिस्टम मत दो उसको, तो जो रैपिडो बुक करते हो गली गली जो आ रहा है जोमेटो वाला, हाँ भाई कहाँ, अरे देखिए एक तो पान का दुकान है, हाँ उसका बगल में देखिए कचरा फेंका हुआ है, हाँ मिला, हाँ कचरा से बाएं जाइए, एक तो पतला गली है, हाँ आया, हाँ देखिए वहां पर एक तो बाइक लगा हुआ है, हाँ बाइक का बगल में देखिए तो लाल कलर का गेट है, ऊपर में देखिए टूटा हुआ नजर आएगा आपको खिड़की, हाँ वही टूटा खिड़की जो है वहीं पे आ जाइए, बगल से सीढ़ी है। जीपीएस के थ्रू आ रहा है बेचारा वो, एक आदमी का घर इतना अंदर एकदम तोपसिया के इंटीरियर में, वो बेचारा ऐसे तैसे घूम घाम के गया है जीपीएस के, जीपीएस भी फेल हो जा रहा है आधा रास्ते में, अब उसको फोन का नेटवर्क भी नहीं आ रहा है और वो ऑनलाइन मंगवा रही है। कैसे भाई, एडवांस टेक्नोलॉजी आपके हाथ में दे रही है एमएनसीज, जो आप घर में बैठ के भी जोमेटो से खाना मंगवा लेंगे। जोमेटो अकेला कर ले रहा है, जीपीएस अगर हटा देगा गूगल कि नहीं देंगे इंडिया को जीपीएस, बस जोमेटो स्विगी रैपिडो सब खत्म। फिर वही जाओ बाईपास से हाथ दिखा के पीला टैक्सी रुकवाओ, उससे पूछो यहां जाना है, जाइएगा, नहीं इतना नहीं लेंगे इतना। फॉरेन कैपिटल, कंट्री में फॉरेन कैपिटल भी आता है। जब एक फॉरेन कंपनी कंट्री में आते हैं वो अपने साथ साथ कैपिटल भी लाते हैं। डोमेस्टिक फॉर्म्स भी ग्रो करता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ता है। सोचो आज हम लोग तोपसिया में रह के ऑनलाइन से खाना मंगवा रहे, तोपसिया में रह के बिल्डिंग के नीचे तक ओला उबेर आ जा रहा है, तो बड़ा बात है ना भाई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुआ है। आज से 15-16 साल पहले अगर मान लो कोई आदमी है जो ऑनलाइन कुछ मंगवाता है, ऑनलाइन में उसका नाम हो जाता है, पापा कुछ मंगवाया, कुछ आया इसका घर में ऑनलाइन से। अभी क्या है, कॉमन है, हर दूसरा दिन सबका घर में आ रहा है। कंपटीशन डेवलप होता है और वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ता है। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, बड़ा बड़ा कंपनी आता है, उसको आपके कंट्री से कोई मोहब्बत नहीं है, आपका नेशनल ऑब्जेक्टिव को डिसरिगार्ड करेगा, वो पैसा कमाएगा निकल लेगा। जनरली आपको जो टेक्नोलॉजी वो देता है ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी उसके कंट्री में नहीं चल रहा है, बोले जाओ इंडिया में दे दो, जाओ पाकिस्तान में दे दो, बांग्लादेश में दे दो। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हम लोग को बोला जाता है। थर्ड वर्ल्ड मतलब हम लोग थर्ड हैंड सामान यूज करते हैं, जो यूएस में यूरोप में बेकार हो जाता है, बोलता है जाओ इंडिया में। मोनोपोली क्रिएट कर लेता है बहुत सारा टाइम, आके कंट्री का पूरा पॉलिटिकल पावर में इंटरफेरेंस करने लग जाता है। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आया था, बोला था सर हमको बस बिजनेस करना है, मसाला लेके जाएंगे, धीरे धीरे देगा, अरे तेरा इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, आहिस्ते आहिस्ते करके कंट्रोल पूरा, बोला इन लोग को आपस में लड़वाओ, हिंदू मुस्लिम बना दो, इन लोग को ब्राह्मण क्षत्रिय दलित बना दो, लड़ाओ इन लोग को, और अपने पावर कंट्रोल कर लिया। बहुत सारा टाइम रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस रहते हैं जिससे नुकसान होता है कंपनीज को। एलियन कल्चर, अब देखो यूएस का कोई कंपनी आया, उसके लिए इंडिया का कल्चर तो नहीं समझ पा रहा है, उसमें ढलना थोड़ा मुश्किल होता है।
एक्सेसिव रेमिटेंस, बहुत सारा टाइम कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है वो पूरा का पूरा लेके कंट्री से निकल जा रहा है। नेशनल थ्रेट हो जाता है, नेशनल सॉवरेनिटी को थ्रेट हो जाता है। आज की डेट में इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप, ये लोग जो कंट्री के सरकार को चाहे गिरा सकते हैं। ये लोग के पास इतना पावर है, एमएनसी कंपनीज के पास इतना पावर है, वो लोग वर्ल्ड का जो सरकार को चाहे वो लोग गिरा सकते हैं। वो वैसा डेटा उन लोग के पास है। तो नेशनल सॉवरेनिटी को खतरा है। इसीलिए चाइना में देखो, कोई भी यूएस का कंपनी, वो लोग का अपना मैप है, अपना व्हाट्सएप है, अपना स्नैपचैट है। हम लोग का तो है नहीं, तो हम लोग यूएस वाला यूज करते हैं। ट्रम्प मुझे इतना बड़ा बड़ा बात बोल देता है और मोदी बेचारा कुछ बोल नहीं रहा है, क्यों नहीं? मजबूरी है उसका, क्या कर सकेगा। अब देखो, जो दूध देने वाली गाय है उसका 2-4 लाख खा भी लेता है आदमी कि चल भाई दूध तो दे रही, तो वही हाल है। तो उससे बेनिफिट है इंडिया को, वो कैसे कुछ बोलेगा। देखो, जब पाकिस्तान से होता है झमेला तो एकदम खड़ा हो जाता है, मार काट के फेंक दो एकदम। क्यों? पता है इससे हम लोग को कोई बेनिफिट थोड़ी है। जब यूएस कुछ बोलता है तो इंडिया कुछ नहीं बोलता, चाइना कुछ बोलता है तो इंडिया शांत रहता है। क्यों? ये लोग दूध देने वाली गाय है। अगर उल्टा हम लेना क्या बंद करेंगे, वो देना बंद कर दिया तो हम फंस जाएंगे। जितना टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत सारा सामान चाइना से एक्सपोर्ट होता है, तो हम लोग चश्मा पहन के साथ और सब चाइनीज मटेरियल है, बंद कर देगा। कहा नजर आ गया? बोलो। बहुत सारा टाइम नेशनल रिसोर्सेज को वो लोग डिप्लीट करता है। दीज आर ऑल, तो बोला जाए एमएनसीज का कुछ पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी। इंडियन एमएनसीज, रैनबैक्सी, इंफोसिस, विप्रो, टाटा, ओएनजीसी, ठीक है, ये सब जो है इंडियन कंपनीज है जो फॉरेन में भी काम करता है। और फॉरेन का तो बहुत सारा है, पेप्सी, पॉन्ड्स, सोनी, सुजुकी, फिएट, सैमसंग, भरा पड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत? छह बात है। जॉइंट वेंचर क्या कर रहे हैं लोग? बोलो तो। हाथों में हाथ, एक दूसरे का साथ, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। हाथों में हाथ, एक दूसरे का साथ। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि दो कंपनी आपस में जुड़ रहा है एक पर्टिकुलर काम के लिए। काम खत्म, दोस्ती खत्म। पार्टनरशिप नहीं है ये, समझ लो। पार्टनरशिप में चलेगा। जॉइंट वेंचर एक पर्टिकुलर काम के लिए दो कंपनी जुड़ा, काम खत्म, दोस्ती खत्म। तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता। हमको एक फ्लाईओवर बनाने मिला है, बाहर का कोई कंपनी है, इंडियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है, ये फ्लाईओवर दोनों मिलके बनाएंगे। फ्लाईओवर बन गया, तुम अपना रास्ता, हम अपना रास्ता, जाओ। तो जॉइंट वेंचर का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी जहां दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में ज्वाइन करता है और एक नए इंटरप्राइज बनता है, जिसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। दोनों ही कैपिटल लगाता है, दोनों ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, ताकि दोनों को ही बेनिफिट हो। क्लियर हुआ? देखो, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ये सब। अब इसका एडवांटेज क्या है? दो लोग जब आपस में जुड़ा है, रिसोर्सेज भी बढ़ गया, दोनों का कैपेसिटी भी बढ़ गया। भाई मेरा पास 50 रुपए, तुम्हारा पास 50 रुपए, दोनों मिलाए 100 रुपए हुआ, एक डब्बा बिरयानी दोनों खा सकते है ना। रिसोर्सेज इंक्रीज हुआ, नया नया मार्केट का दरवाजा खुलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ेगा। भाई मेरे पास अलग एक्सपर्टीज है, आपके पास अलग एक्सपर्टीज है, दोनों जुड़ेंगे तो और दोनों का बेनिफिट होगा। ठीक है, मान लो तुम प्लेट अच्छा धो रहे, वो पूड़ी अच्छा तल रहा, दोनों मिलकर भाजी पूड़ी का दुकान खोल सकते हो, दोनों कमाएगा। वो फट फट प्लेट धोगा, सर्व करेगा, तो फट फट पूड़ी छानोगे। एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर पाते हैं दोनों, इनोवेशन देखने को मिलता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, बड़ा बड़ा ब्रांड आपस में मिलकर काम करते हैं, रिस्क कम हो जाता है इसमें, और कंपटीशन भी कम हो जाता है। दोनों आपस में कंपीट नहीं कर रहे, दोनों मिलकर एक्सेल करते हैं। एग्जाम में ज्वाइंट वेंचर होते हैं, है ना भाई? ते थोड़ा बता, हम तुमको बता रहे, दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। बहुत सारा टाइम प्रॉब्लम इन कैपिटल शेयरिंग, भाई हम कितना लगाएंगे, तुम कितना लगाओगे, इसका प्रॉब्लम हो सकता है। लीगल रेस्ट्रिक्शंस रहता है बहुत सारा टाइम,
कॉन्फ्लिक्ट का चांसेस है, दोनों में आपस में लड़ाई हो सकता है। वो बोले वो सिर्फ हम ही बर्तन धोंगे और तुम बैठ के पूरी तलोगे, चल तुम भी बर्तन दो, लड़ाई हो सकता है दोनों में। क्या बोल रहे हो वैसे? कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे टाइम मर्ज हो जाता है दो कंपनी। स्टार्ट किया एज अ ज्वाइंट वेंचर, धीरे धीरे करके जो ज्यादा पावरफुल कंपनी है वो छोटा कंपनी को अपने अंडर में ले लेता है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या मतलब है सर इसका? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर एक काम को अंजाम देते हैं। यह देखने को आपको मिलता है जो उस काम में जहां पे टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोनों बहुत ज्यादा है। एयरपोर्ट बनवाना है, सरकारी इंजीनियर लोग बनाएगा, पहले ही प्लेन उतरेगा गड्ढा। एक तो बाइक जा रहा गड्ढा हो जा रहा रोड में, तो एयरपोर्ट में क्या होगा बोलो? प्लेन का आगे का चक्का अंदर, पीछे का आखिरी का सीट वाले लोग सब आगे, ठीक है ना? तो यहां पे टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी बहुत हाई चाहिए, जो कि प्राइवेट कंपनी के पास है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास उतना ज्यादा कैपिटल नहीं है, रिस्क नहीं लेगा वो। सरकार बोलेगा हम पैसा दे रहे। अब एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा आपको परमिशन चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज है। सरकार बोलेगा वो सब हम कर देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ ध्यान दो, काम दो। तो ये हो गया पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ में आया? तो ये देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादातर, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट, ये सब में। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज है जहां पे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलकर आपस में काम करता है। ये सब एरिया में देखने को मिलता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसपोर्ट, वाटर, हेल्थ, एडुकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब एरिया में पीपीपी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब इंडिया में देखो, जैसे कि अपना वेस्ट बंगाल में सॉल्ट लेक वाटर सप्लाई सीवेज डिस्पोजल सिस्टम, ये पीपीपी मॉडल में बना हुआ है। अब इसका फीचर क्या है पहले हम बता दिया, एलोकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क जो है दोनों मिलकर शेयर करता है, मेनली सरकार शेयर करता है। इकोनॉमी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी प्राइवेट कंपनी ज्यादा करता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है तो पास इजीली हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन जल्दी जल्दी होने लगता है। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से आपको देखने को मिलता है। पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में काम होता है और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट का रहता है, भले गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर बना रहे हैं। एडवांटेज क्या है? पैसा का कोई कमी नहीं, इंप्लीमेंटेशन आराम से हो जाता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत हाई रहता है, कॉस्ट कम रहता है, ये सबका रिस्क कम रहता है और गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी भी रहता है। डिसएडवांटेजेस, पब्लिक का इंटरेस्ट को बहुत सारे टाइम छोड़ दिया जाता है। प्राइवेट कंपनी बोलते हैं क्या, नहीं भाई अभी देखो रेलवेज को जब से प्राइवेटाइजेशन करने का बात चल रहा है, झमेला हो रहा है, क्यों? रेलवेज इज द लाइफ लाइन ऑफ पब्लिक। एक दिन ट्रेन बंद रहेगा तो कोलकाता खाली नजर आएगा तुमको। एक दिन अगर ट्रेन बंद रहेगा कोलकाता खाली हो जाएगा, क्योंकि कोलकाता में जो लोग काम करने आ रहे हैं मेजोरिटी बाहर से है, सब आउट एरिया से ट्रेन से आ रहे हैं, सब बगनान, अलग अलग 3-3, 2-2 घंटा का रास्ता है। ट्रेन से क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई 10 रुपया में वो पहुंच जा रहा है। मंथली कार्ड 100 रुपया बना लिया, 100 रुपये में उसका आना जाना हो जा रहा है। जब मेरा बीएड कॉलेज बगनान में था तो हम कॉलेजेस जाते थे अटेंड करने के लिए। बगनान यहाँ से हम हावड़ा स्टेशन जाते थे, रैपिडो वैपिडो में गए 100-150 रुपये लग गया, और फिर वहां से हम ट्रेन में बगनान जाते थे तो 10 रुपये लगता है। तो यहाँ 8 किलोमीटर के लिए हम 100 रुपये दे रहे हो, वहां 50 किलोमीटर 10 रुपये। चीप है रेलवे, बल्कि प्रोडक्ट तुम लेके जा सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट हो सकता है डिजायरेबल ना भी हो, सीक्रेसी का प्रॉब्लम हो जाता है। तुम एयरपोर्ट बनाने में प्राइवेट कंपनी के साथ मिलके बना रहे हो, वो तुम्हारा सीक्रेट लीक कर दिया तो दिक्कत है। कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बहुत सारा टाइम। तो ये सब जो है डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस है पीपीपी का। क्लियर हुआ? समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर, हम क्या बोले चैप्टर छोटा है, चैप्टर नंबर 3 हम लोग को हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास वील बिगिन विद चैप्टर नंबर 4, ठीक है। छोटा सा चैप्टर, चैप्टर 2 ही बड़ा था, बाकी सब 1-1, 2-2 क्लास में खत्म होगा बीएसटी। बस आपको समझ में नहीं आएगा आप हमसे पूछ लीजिएगा, आप घर जाके एक बार सिर्फ रीड कर लीजिए और एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है। क्लास को यहीं पे करते हैं ऑफ।